हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है समास। ठीक है, इससे पहले हम संधि और वर्ण विचार कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है समास। बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समास को देखते हैं। तो समास का मतलब हमें पता होना चाहिए। समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या फिर छोटा करना। ठीक है, किसी वर्ड को छोटा करना क्या होता है? आपका समास। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और छोटा शब्द बनाया जाता है। ठीक है, मतलब छोटा करना ही समास होता है। तो दो शब्द या दो से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर क्या कर दिया जाता है? एक छोटा शब्द बना दिया जाता है और उस शब्द निर्माण को हम क्या बोलते हैं? समास। ठीक है, कई बार इसकी मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। तो समास के जो है अगर आपसे देखें तो चार स्तंभ होते हैं। ठीक है, चार मुख्य पॉइंट इसके होते हैं। सबसे पहले आपका आएगा पूर्व पद। पूर्व पद क्या होता है? पहला पद। जैसे मैंने लिखा राजपुत्र, एक वर्ड मैंने लिखा हुआ राजपुत्र, तो इसमें जो राज है, ठीक है, राज आपका क्या है? पूर्व पद है। ऐसे ही उत्तर पद होता है सेकंड पे। उत्तर पद क्या होता है? आपका दूसरा पद, यानी कि राज तो आपका क्या हो गया? पूर्व पद। और जो पुत्र लिखा है सेकंड वाला पद क्या होता है आपका? ये होगा आपका उत्तर पद। उसके बाद होता है समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? पूरा वर्ड। ये राजपुत्र हमने लिखा था तो ये पूरा क्या हुआ आपका? समस्त पद। उसके बाद होता है समास विग्रह। जब हम उस पद को जो हमने लिखा हुआ है उसको विग्रह करते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग करते हैं, तो वो जो वर्ड बनता है उसको हम बोलते हैं समास विग्रह। जैसे राजपुत्र को हमने लिखा राजा का पुत्र, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका समास विग्रह हो गया। ठीक है, तो समास समझने से पहले हमें पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है, ये सब हमें पता होने चाहिए। तो अब देखते हैं समास के जो है वो कितने विध होते हैं। 6 विध होते हैं। एक एक करके हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आपका आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए क्या होता है, बहुत इजी है। इसमें दोनों ही पद जो हैं वो बराबर प्रधान होते हैं, यानी दोनों ही पदों की इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन क्या होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और इसकी में अगर ट्रिक से आप याद करो तो इसमें एक योजक चिन्ह यानी किस टाइप का निशान, ये चिन्ह जो है वो लगा होता है। और पूर्व और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, माता पिता, अब बीच में योजक चिन्ह लगाए और माता और पिता क्या है? एक दूसरे के विपरीतार्थक, अपोजिट है। और जब विग्रह किया तो हमने क्या बना? और या आता है इसके बीच में, ठीक है, माता और पिता, तो ये आपका क्या हो गया? द्वंद्व समास। ऐसे ही रात दिन, बीच में योजक चिन्ह लगाया और रात और दिन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या लगा? आपका द्वंद्व समास। ऐसे ही पाप और पुण्य एक दूसरे के अपोजिट हैं, बीच में योजक चिन्ह लगाया तो कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। अन्न जल, बीच में योजक चिन्ह लगाए, अन्न और जल क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हुआ यहाँ पे? आपका द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ हम देखते हैं रातों रात, साफ साफ, गांव गांव, यहाँ पे भी योजक चिन्ह तो लगाया लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, सेम है। तो जब भी आपका एक दूसरे के अपोजिट ना होके सेम हो तो वहाँ पे आपका समास जो है वो द्वंद्व ना होके क्या होता है? अव्ययीभाव, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा समास होता है आपका? अव्ययीभाव समास। ठीक है, याद रखना है। तो हमेशा ही हमने योजक चिन्ह देख के द्वंद्व नहीं कर देना है। द्वंद्व हम जब करेंगे जब दोनों ही पद क्या हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अव्ययभावी समास जो है वो समझते हैं। अव्ययभाव समास में क्या होता है? आपका पूर्व पद प्रधान होता है और वो एक अव्यय या फिर उपसर्ग होता है, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफिक्स। ठीक है, किसी वर्ड के सामने पहले हम कुछ सफिक्स या फिर कुछ उपसर्ग ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली यहाँ पे क्या उपसर्ग आपको मिलेंगे? यथा है, प्रति, आ, भर, अनु, हर, बे, इस टाइप के जो उपसर्ग अगर आपको मिल जाते हैं किसी वर्ड के साथ तो वो कौन सा होता है? आपका अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, अब देखो जब हम इन उपसर्ग को हटा देते हैं तो एक वर्ड जो है मीनिंगफुल ही रहता है, ऐसा नहीं कुछ और ऐसे ही बन जाएगा कुछ भी। ठीक है, तो प्रति क्या है यहाँ पे लगा हुआ? अव्यय है, तो इसीलिए क्या बनाइए? अव्ययभाव समास। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार। तो यथा क्या है? उपसर्ग लगाए तो क्या हुआ? अव्ययभाव समास। ऐसे आजीवन, जीवन से पहले आ क्या लगाए? अव्यय या फिर उपसर्ग लगाए तो कौन सा हुआ? अव्ययभाव। ऐसे ही भरपेट, क्या लगाए यहाँ पे? भर पेट, पेट भरकर, तो कौन सा समास हुआ यहाँ पे? अव्ययभाव समास हुआ। लेकिन हमेशा ही जो है अव्ययभाव समास में एक चीज़ हमने याद रखनी है। जब भी देखो, अभी हमने द्वंद्व में पढ़ा था कि योजक चिन्ह है और उसके दोनों साइड अगर सेम है, जैसे दिन दिन, तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा? अव्ययभाव समास ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, योजक चिन्ह देख के आपने द्वंद्व नहीं करना। क्या होगा? अगर सेम है पूर्व और उत्तर पद तो आपका क्या होगा? यहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। जैसे दिनों दिन दिन, रात रात,
दिनों दिन, घर घर, ठीक है, साफ साफ, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट आपका आता है द्विगु समास, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पहला पद हमेशा ही कोई संख्या आपको होती है, कोई नंबर आपको मिलता है पहले पद में, ठीक है, और वो किसी समूह का ज्ञान करा रहा होता है। इसकी ट्रिक वही है कि पहला अक्षर क्या होगा आपका, गिनती होगा। जैसे मैंने बोला चौराहा, तो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, ठीक है, तो किस समूह को दिखा रहा है, 4 राहों वाले समूह को, ठीक है। तिरंगा 3 रंगों का समूह। ऐसे नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह। सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह। तो सारा यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, काउंटिंग मिल रही है, ठीक है। तो ये कौन सा समास हुआ आपका, द्विगु समास हुआ। लेकिन द्विगु और बहुव्रीहि कभी कभी आपके विग्रह पे भी निर्भर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं चतुर्भुज मैंने लिखा है, तो अगर आपका विग्रह इसको ऐसे कर रहे हो 4 भुजाओं का समूह, तो यहाँ पे आपका हुआ कौन सा, द्विगु समास, ठीक है। अगर आपने ये वाला इसका समास विग्रह किया है तो यहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। लेकिन अगर आपने इसका विग्रह ऐसे किया है कि 4 भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास होगा। तो याद रखना है कि जब भी आपका विग्रह के अकॉर्डिंग ही ये चेंज होता है। अगर आपने विग्रह किया 4 भुजाओं का समूह तो आप लिखोगे द्विगु समास। अगर आपने लिखा है 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, तो वो कौन है, विष्णु, तो वहाँ आपका बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे ही त्रिनेत्र में देखो, त्रिनेत्र में अगर आपने लिखा है 3 नेत्र, 3 नेत्रों का समूह आएगा यहाँ पे, 3 नेत्रों का समूह अगर आपने लिखा है तो आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिख दिया 3 नेत्र हैं जिसके वह शिव, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें कुछ भी एक्सेप्शन इसमें भी होते हैं द्विगु में भी, वो भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है, क्वालिटी आपको बताता है। यानी एक शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द क्या होता है आपका, विशेष्य होता है। यानी कि विशेष्य क्या होता है, जिसकी तारीफ की जाती है, ठीक है। तो इसका ट्रिक जो है इसमें क्या होता है कि है जो और के समान, जब आप संधि विग्रह करते हो समास का, तो जब विग्रह करते हो तो है जो और के समान ये वर्ड आपको मिलेंगे, क्या, हैं जो और के समान, ठीक है। जैसे देखते हैं चरण कमल, तो चरण के समान, सॉरी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, ठीक है, तो वो क्या है आपके पैर, तो यहाँ पे कौन सा हुआ, कर्मधारय। अब नील कमल, नीला है जो कमल, अब है जो आ गया ना, तो कौन सा समास हुआ, कर्मधारय। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो कौन सा समास हुआ, कर्मधारय। मृग नैन, मृग के समान नैन, ठीक है, तो वो क्या है आपका, कर्मधारय समास है, ठीक है। तो याद रखना है कि कर्मधारय समास में जो ट्रिक है वो क्या है जो और के समान, जब आप उसका विग्रह करोगे। नेक्स्ट है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, न तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद, दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष के बारे में ही इशारा करते हैं। जैसे इसमें मोस्टली जो है वो देवी देवताओं और पौराणिक पात्र जो होते हैं उनके नाम होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, दशानन, ठीक है, दशानन, दश है आनन, आनन का मतलब होता है शेर, 10 है आनन जिसके, वो कौन है, रावण। तो ये दशानन का जब हमने विग्रह किया तो किसके बारे में, किसी तीसरा, यानी कि रावण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका यहाँ पे, बहुव्रीहि समास। ऐसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो कौन है, गणेश, ठीक है, तो तीसरे के बारे में बता रहा है, तो कौन सा समास हुआ यहाँ पे, बहुव्रीहि समास हुआ। ऐसे ही चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, कौन है वो, विष्णु, ठीक है, तो कौन सा हुआ, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, अब देखो चतुर्भुज में मैंने बोला था ना कि अगर आप इसका विग्रह करते हो कि 4 भुजाओं का समूह अगर लिखते हो तो आपका होगा द्विगु। लेकिन अगर आपने बोला है कि 4 हैं भुजाएं जिसकी वह कौन, तो विष्णु, तो फिर आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास हुआ। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है, शिव का, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, बहुव्रीहि समास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है तत्पुरुष समास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा या फिर उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें क्या होती है आपकी कारक की विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है। अब कारक क्या होता है पहले एक बार देख लेते हैं। देखो आपने कारक के चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से,
का और संबंध का के की रा रे री और अधिकरण में पर संबोधन हेरे। तो ये क्या होती है आपकी कारक की विभक्तियाँ होती है। तो ये कारक की विभक्तियाँ आपकी किस समास में आती हैं, आपकी तत्पुरुष समास के अंदर आती हैं। ठीक है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तरपद प्रधान होता है। जैसे इसके भेद भी जो है वो इसी पे निर्भर करते हैं। कर्म तत्पुरुष, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो को अगर बीच में आ गया तो कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो का, के, से, में, पर, ये सब क्या आ रहे हैं, आपकी कारक की विभक्तियां हैं। ठीक है, जो इस समास के अंदर आती हैं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो से कहाँ पे है, अब यहाँ से देखेंगे तो से आपका कहाँ आ रहा है, करण में, तो करण तत्पुरुष हुआ। इसमें कौन सा, अगर आप उसको बिल्कुल खोल के पूछ लिया जाए कि ऋण मुक्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ऋण से मुक्त, तो से किसकी विभक्ति है, करण की। ठीक है, करण से ना, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। एक नगण्य तत्पुरुष भी होता है, जहाँ पे अजर, जैसे यह नय जर। ठीक है, जहाँ पे न आ जाए वहाँ पे आपका कौन सा होता है, नन्य तत्पुरुष समास होता है। अन्याय, न न्याय। अब कला निपुण, कला में निपुण। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो आपके कारक की विभक्तियां हैं ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, और संप्रदान के लिए, तो अब जैसे के लिए है यहाँ पे, देश के लिए, तो कौन सा तत्पुरुष हुआ इसमें। ठीक है, तो वो कौन सा तत्पुरुष हुआ, देशभक्ति में, तो के लिए आपका आता है संप्रदान में, तो कौन सा हुआ यहाँ पे, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो ऐसे ये तत्पुरुष समास था। तो ये थे समास के 6 भेद जो मैंने इस वीडियो में कराए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।